हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और होली आप अच्छी मस्ती से खेल रहे होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सभी खुशी का त्यौहार है और मस्ती करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन लिमिट, क्योंकि परीक्षा चल रही हैं। परीक्षाओं में आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखें आप लोग। और देखिए, आपके जो सपने हैं, आपने जो सपने सजा रखे हैं, अपने माता पिता ने जो सजा रखे हैं, उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ समय के लिए आलतू फालतू चीज़ों से दूर रहना होगा। और इस समय सिर्फ हमारा पढ़ाई जो है ना, हमारा फोकस जो है वो पढ़ाई पर होना चाहिए, है ना। इसलिए जो है ना, कुछ दिन की बात है बेटा, इसलिए आप इस सब चीज़ों को छोड़ करके पढ़ाई में लग जाइएगा। ये समय बार बार वापस नहीं आएगा लौट करके। माना परीक्षा में आपका जो भी समय मिल रहा है 8-10 दिन का, उसका अच्छी प्रकार से उपयोग कीजिएगा। ज़्यादातर बच्चों का जो कमेंट बॉक्स में मैसेज थे कि सर जो है ना, कमेंट किए थे बच्चों ने कि जल्द से जल्द जो है मैराथन ले आइए, जल्द से जल्द जो है सर आप क्वेश्चन आईएमपी ले आइए। तो मैंने ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। पशुपालन में क्या हुआ था कि हिंदी इंग्लिश का पेपर था, उसकी वजह से जो है पशुपालन के पेपर नहीं आईएमपी नहीं ला पाया था। अब इसमें तो समय जो है काफ़ी मिल रहा है। बच्चों, एक बार में अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप 2 बार भी देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों ने यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ओटी की वीडियो नहीं देखी है तो वह अपनी वीडियो देख लें, हम डाल चुके हैं। पूरे ओटी कंप्लीट है, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था पशुपालन में। काफ़ी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, तो मुझे लगता है इसमें भी ऐसा ही होगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पशुपालन में आप लोगों ने देखा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे और रियल में नहीं जाएगा बाहर। बस आप लोग ईमानदारी से इसको पढ़ लीजिएगा, ईमानदारी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप लोग अपने खुद से बेईमानी करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्लिप हो जाती हैं और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं नंबर जो है ना, उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं जितना हम लोग चाहते हैं। हम अच्छी प्रकार से अपने साथ ईमानदारी से पढ़ें तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो की। प्रकाश चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, एक आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले याद रखना, प्रकाश के गुण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं। प्रकाश के गुण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। बहुत सरल भी है। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश वायु निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ प्रति सेकंड 3 × 10⁸ प्रति सेकंड होती है। 1 सेकंड में इतना चलता है, बताइए। और प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, समझना बात को। यदि आप लोग 2 पॉइंट भी इनमें से लिखा दो तो 2 नंबर कोई काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट में लिखा है, इसलिए। समझ में आया ना। नंबर कहाँ कटते हैं? थ्योरेटिकल चीज़ होती है ना, वहाँ पर नंबर कटने के चांस रहते हैं। अगर आपको 2 नंबर में पूछ रहा है और आपने पशुपालन का पेपर देखा हो तो एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो पेपर के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, उनमें क्या लिख रहता है? 3 उद्देश्य लिखिए, 3 लाभ लिखिए, 3 गुण लिखिए, 3 प्रकार लिखिए, है कि नहीं है? तो इस चीज़ का आपको फोकस रखना है। 2 पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर देना होता है ना। तो देख लीजिए, प्रकाश के गुण जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में अवतल लेंस में अंतर। देखिए, जो अंतर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आपके 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब आपको सर 4 कैसे छुपे हुए हैं? एक तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की विशेषताएं छुपी हुई हैं इसमें। तो विशेषताएं इधर देखिए आप लोग, ये उत्तल लेंस की विशेषताएं हैं और ये अवतल लेंस की विशेषताएं, और ये अंतर अपने आप में है ही। तो 3 क्वेश्चन आपके इसमें छुपे हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। वो तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, आप इसी से कर लीजिए। देखिए, उत्तल लेंस जो होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं? बीच में तो मोटे होते हैं तथा किनारों पर क्या होते हैं? पतले होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो अवतल लेंस होते हैं वो बीच में पतले तथा किनारों पर क्या होते हैं? मोटे होते हैं। तो एक एक दोनों की विशेषता भी हो गई और दोनों में अंतर भी हो गया। सबसे अच्छी बात।
दूसरा है इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जबकि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी में भी करते हैं और इसका उपयोग दूरदर्शी में किया जाता है। तो देखिए उत्तल लेंस की ये विशेषताएं हैं और ये अवतल लेंस की विशेषताएं हैं। अगर विशेषताएं भी यदि पूछता है एग्जामिनर तो आपको यहीं से सही करना है। उत्तल लेंस की विशेषताएं कैसे करोगे, है बीच में मुंड किनारे पतले होते हैं, दूसरा इसका उपयोग दूरदृष्टि निवारण किया जाता है, इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी भी करते हैं। 2 नंबर में पूछ रहा है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है यदि पूछे तो। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट तीसरा आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं निवारण। देखो डेफिनेशन पूछता है नहीं पूछता ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कारण और निवारण जो है ये 2 नंबर में पूछ ले गए, इसलिए ध्यान रखें। तो निकट दृष्टि दोष पहले तो क्या होता है वो भी आप लोग जान लीजिए। सिर्फ उसी में देखो निकट दृष्टि दोष की डेफिनेशन उसी में छुपी हुई है। जब मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दी जाए, मतलब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण विशेष याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना और नेत्र का गोले का आकार बढ़ जाना। देखो अकेले कारण पूछे तो कारण आपको देना है, अकेली डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन आपको, और निवारण पूछे तो अकेला निवारण आपको बताना। ये ध्यान रखें, इसमें 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आप बताओ आप लोग, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जबकि कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया था। अभी अपन ने पढ़ लिया ये चीज़ तो, है ना। ठीक है। और उसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष है और उसी प्रकार से आपका दूरदृष्टि दोष भी है। कि दूरदृष्टि दोष किससे कहते हैं, कारण एवं निवारण याद रखिएगा, है ना। जब मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, जस्ट अपोजिट है उसी का निकट का, मतलब निकट यदि आपको याद है तो दूर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे, डेफिनेशन इसी में छुपी हुई है। जो क्वेश्चन है ना वही वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे रही है, बस जो दोष है ना वही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई जा रही है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई, इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना और नेत्र के गोले का आकार छोटा हो जाना, जस्ट उल्टा है निकट का, है ना, बिल्कुल निकट का उल्टा है। निवारण के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब ये भी आपसे याद नहीं होता है तो अब आप देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका, है ना। तो ये आईएमपी क्वेश्चन। बाकी जो कैमरा और नेत्र में आपका जो अंतर है उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, कि कैमरा नेत्र में आंसर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी परावर्तन अपवर्तन को आप देख लेना, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है ना। परावर्तन अपवर्तन को आप देख लेना, दोनों की डेफिनेशन को। और बाकी मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आप, हाँ ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखें आप, कैमरा एवं मानव नेत्र में अंतर ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरे के लेंस की फोकस दूरी स्थिर रहती है, जबकि आँख के लेंस की फोकस दूरी स्थिर नहीं रहती है। प्रत्येक वस्तु के फोटो के लिए अलग प्लेट लगानी पड़ती है कैमरा में, जबकि आँख के रेटिना पर सभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और 2 पॉइंट बहुत हैं वैसे तो, 2 आप लिखे आते हैं, 2 नंबर में पूछ रहा है। तीसरा भी देख लो, प्लेट पर फोटो स्थिर करने के लिए उसे विभिन्न रासायनिक घोलों में डाला जाता है, जबकि रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी रूप से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो कैमरा और मानव नेत्र में डिफरेंस जो है, अंतर जो है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। याद रख लेना क्योंकि पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ मैं तो। बाकी परावर्तन अपवर्तन की डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेना आप लोग, परावर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन किसे, आप कहो तो बता भी देता हूँ, देख लो। तो ये देख लीजिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराए तो उसे माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहता मैं आपको। बाकी जो आईएमपी है वो बता चुका हूँ। प्रकाश के गुण याद रखना, अवतल उत्तल में अंतर याद रखना है, कैमरा और नेत्र में अंतर, निकट दूर दृष्टि, इतना याद रखिए। 3-4 क्वेश्चन में से आपका 100% अथवा में भी इसी चैप्टर से आना है, आपको बता चुका हूँ। आप पशुपालन में देख भी चुके हैं कि जो क्वेश्चन मेन है उसी में अथवा पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग कुछ चीज़ों को अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट आपका चुंबक, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। चुंबक किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद रखना आप लोग। और चुंबक के प्रकार तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आपका यही बनता है ज़्यादातर। प्रकार कन्फ्यूजन कहाँ होता है वो देखिए, इस प्रकार में परिभाषा तो याद रहेगी ना भाई, पदार्थ चुंबकीय वस्तु लोहा निकल कोबाल्ट को अपनी चुंबक कहलाता है, ठीक है। प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है वो सुनिए।
प्रकार तो कोई भी बता देता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछता है चुंबक जैसे दो प्रकार की सबको मालूम। अब बताइए प्राकृतिक चुंबक क्या है, सीधा ये पूछ लिया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो लिखिए प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, यह कम शक्तिशाली होते हैं। दूसरा है कृत्रिम चुंबक। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछते कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, ऐसे बताए कृत्रिम चुंबक के प्रकार। तो कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार हैं, दोनों याद रखना, अस्थायी और स्थायी चुंबक। और तो डीपली पता कैसे पूछ लेता है, बताइए अस्थायी चुंबक क्या होता है, स्थायी चुंबक क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है। तो अस्थायी चुंबक क्या होता है अगर कोई पूछे तो, वह चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है वो अस्थायी है, और स्थायी क्या है, वह चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है वो स्थायी चुंबक है। इतना आपको याद रखना है। प्रकारों पर भैया विशेष फोकस रखना है आपको, बाकी मैं आपको बता रहा हूं और किस पे फोकस रखना है आपको। चुंबक के गुणों पर ध्यान रखिएगा, गुण या विशेषताएं एक ही चीज़ है। चुंबक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक को पीटने, पटकने और गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर कोई अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए चुंबक का चुंबकत्व कैसे नष्ट होता है, पीटने पटकने पर और गर्म करने पर। दो तरीका है, इससे चुंबक का चुंबकत्व मतलब चिपकाने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट आपका तीसरा याद रखना है अपन को, चुंबकीय वक्ररेखाओं के गुण। चुंबकीय वक्ररेखाओं के गुण, ये बल रेखाएं वो चुंबक थी, वो चुंबक के गुण थे, कंफ्यूज मत होना, वो चुंबक के गुण थे, ये चुंबकीय वक्ररेखाओं के गुण है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। चुंबकीय वक्ररेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यह उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इनमें लंबाई की दिशा में क्या होता है, तनाव होता है। यह पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होकर लंबवत ही समाप्त हो जाती है चुंबकीय वक्ररेखा। चार चार बताएं, दो दो लिखे आओगे काम हो जाएगा आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इधर देख लेना आप लोग, चुंबकीय प्रेरण को एक बार जरूर देख लें आप लोग। चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने की घटना ही चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसको ध्यान रखें आप लोग, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसको देख लेना आप लोग अच्छी प्रकार से, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को भी याद रखना है अपन को, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वो सिंपल है, इसका मात्रा वेबर प्रति मीटर होता है। चुंबकीय प्रेरण आपको बता ही दिया, 9वां 10वां क्वेश्चन दोनों ही याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी चुंबक में ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस जितना बता दिया उतना आप लोग याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक याद रखना है अपन को। चालक का आवेश, चालक का आकार, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति और चालक के चारों ओर का माध्यम। चारों ही पॉइंट याद रखना है आपका, इसमें 2 याद नहीं रख सकते क्योंकि इसमें जो है पूरा लिखा नहीं है, इसलिए आप लोग चारों ही पॉइंट याद रखें। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक याद रखना है अपन को। यहाँ पे आगे आपको याद रखना है विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि इसमें से आपका कितने नंबर का आ रहा है आपको मालूम होगा कि 2 प्रश्न आ रहे हैं 2-2 नंबर के। 2 प्रश्न कितने नंबर, 2-2 नंबर के, यानी 4 प्रश्न आएंगे अथवा सहित। बताइए, तो काफ़ी कुछ इसमें आपको याद रखना होगा। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तार की लंबाई, तार का तापक्रम, तार का पदार्थ और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए 2। आगे भी देख लीजिए, विद्युत वक्ररेखाओं की परिभाषा भी आपको याद रखनी है और विद्युत बल के रेखाओं के गुण। देखो वही सेम टू सेम है, विद्युत वक्ररेखाओं के गुण। 2 वक्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबक की वक्ररेखाओं के गुण थे ना, सेम टू सेम है, सिर्फ विद्युत बल यूज हो गया है। जैसे वहाँ पर आपका क्या था, उत्तर दक्षिण था, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ धनावेश से निकल कर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, है ना। क्योंकि जो आवेश होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेश और धनावेश, आपको मालूम होगा। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। इसमें लंबाई की दिशा में तनाव होता है, पृष्ठ के लंबवत प्रारंभ होकर लंबवत ही समाप्त हो जाती है। ये 2 पॉइंट तो सेम चुंबक के वक्ररेखाओं के गुण जैसे सेम टू सेम है, ठीक है ना। ये याद रखना, विद्युत वक्ररेखाओं के गुण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका संभव पृष्ठ के गुण या विशेषताएं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, संभव पृष्ठ के गुण या विशेषताएं। पहले चैप्टर 4 नंबर में पूछा जाता था तो ये क्वेश्चन आता ही था, इसलिए याद रखें इसको। संभव पृष्ठ, 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ध्यान रखें। दूसरा है संभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। संभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। वेरी इंपॉर्टेंट है संभव पृष्ठ, याद रखें।
एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, बस हो गया आपका काम इस चैप्टर में भी। इसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर याद रखिए आप लोग। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। इसको रट लेना आप क्वेश्चन, दोनों की डेफिनेशन दे रखी है। एक अंतर तो एक हो जाएगा, दूसरा आप अंतर याद रखना। दूसरा देखो, एक कूलम आप इसको प्रपंच चलाने के लिए जितना कार्य बना उसे सेल को विद्युत वाहक बल कहते हैं, और दोनों विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसे आपका किससे प्रदर्शित करते हैं वो देख लेना, मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। उसको E से प्रदर्शित करते हैं, आई थिंक कंफर्म नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लें। 2 अंतर आपको याद होना चाहिए। अंतर बता रहा हूँ, डेफिनेशंस तो आपको याद रहेंगी, डेफिनेशन तो ये दे रखी है, डेफिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, अंतर याद रखें। और ओम का नियम थोड़ा देख जाना, क्योंकि लास्ट ईयर पूछ लिया था। ओम का नियम थोड़ा सा देख के जरूर जाएं आप लोग, बाकी ये बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से याद रखें। फसलों को पाले से बचाने के उपाय लिखिए। फसलों को पाले से उपाय वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बहुमूल फसलों को पुआल से ढक देना चाहिए, सिंचाई कर देना चाहिए हल्की, धुआं करके खेत के आसपास के वायुमंडल के ताप को बढ़ा देना चाहिए, पहाड़ों पर पौधों को ढाल पर लगाना चाहिए, और ऐसी फसलें उगाना चाहिए जो पाला अवरोधी हो, पाला का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। 5 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर में, ठीक है। दूसरा, मौसम जलवायु में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसम जलवायु में अंतर, किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को मौसम कहते हैं और दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। आगे, मौसम अल्पकालीन होता है, जलवायु दीर्घकालीन होती है। मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान में करते हैं, जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को प्रदर्शित करता है और यह वायुमंडल की दीर्घकालीन अवस्था को प्रदर्शित करता है। कृषि संबंधी कार्य मौसम पर निर्भर करते हैं और फसलें जलवायु पर ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना भैया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट देख लीजिए, भारत में वर्षा की विशेषताएं। हमारे देश में वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है, कभी औसत से अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है, तो कभी कभी इतनी कम वर्षा होती है कि सूखा पड़ जाता है। कभी कभी लंबे समय तक वर्षा होने के कारण फसलों के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। मतलब वर्षा की विशेषताएं, मौसम जलवायु में अंतर, फसलों को पाले से बचाने के उपाय, ये 3 क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि 101% इनमें से आपको मिल जाएगा, यानी मिल जाएगा, आप रट लेना बस, और कुछ नहीं। बाकी इसमें मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। 5 नंबर में 100% कह दिया। अथवा का भी लो, स्कोर देख लो। अब आप ये कह रहा हूँ मैं, अथवा भी बाहर नहीं जाएगा, लो अथवा भी मिल जाएगा। अब जो आपको उचित लगे वो कर लेना आप लोग। मौसम पूर्वानुमान कैसे कहते हैं, इसका कृषि में क्या महत्व है। अथवा में ऐसे पूछ सकता है, मौसम पूर्वानुमान से कृषि के लिए होने वाले लाभ लिखिए। अब बताओ, आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, अथवा भी मिल जाएगा और मेन क्वेश्चन भी मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन में इतना आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। अब बता दिया, चलेंगे हम लोग आगे। अब ध्यान रखिएगा, मीथेन के भौतिक गुण और मीथेन के उपयोग भी याद रख लेना भैया। उपयोग और गुण दोनों याद होना चाहिए आपको। मीथेन रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस होती है, वायु से हल्की होती है, जल में अविलय, अल्कोहल ईथर में विलय होती है। 3 नंबर का है तो 3 नंबर याद रखना। द्रव में बदल जाती है 162 डिग्री सेल्सियस पे, उदासीन होती है, ज्वलनशील होती है। 6 पॉइंट बता दिए यार, 3 तो याद रख ही लेना, है ना। और इसके उपयोग भी याद रखना। मीथेन के बार बार कह रहा हूँ, सुन लेना मेरी बात को। कुछ चीज़ें ओरल बोलता हूँ, ओरल बातें भी आपको याद रखना है। गोबर गैस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखें। अथवा में रहेगा, चाहे मेन क्वेश्चन रहे। गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए या सावधानी पूछ सकता है, दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा गोबर गैस से, ठीक है ना। एक गैसों से रहेगा, दूसरा गोबर गैस से रहेगा। मतलब एक तो मीथेन, एस्टिलीन, एथिलीन गैस में से रहेगा, एक रहेगा गोबर गैस संयंत्र के लाभ। ध्यान रखें, 3 नंबर में है। गोबर गैस के लाभ, प्रदूषण रहित, धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है, उत्तम खाद प्राप्त होती है जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है, पशुओं के मलमूत्र एवं अनुपयोगी चारे का सदुपयोग हो जाता है, वातावरण स्वच्छ रहता है, परिवार सदस्यों को रोजगार मिल जाता है, स्वास्थ्य सही बना रहता है। गोबर गैस प्राप्त होती है जिससे घर में, गलियों में प्रकाश लैंपों का उपयोग किया जाता है। देखो गोबर गैस का जो क्वेश्चन है ना, लाभ या गोबर गैस का कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गोबर गैस से जरूर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। एक तो विशेष याद रखें, जो बातें कह रहा हूँ वो ध्यान रखें। गोबर गैस का प्रयोग के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। गैस बाल्ब को प्रयोग करते समय खोलना समय ही खोलना चाहिए। माचिस की तीली जलाने से पहले बाल्ब को नहीं खोलना चाहिए। सूंघना नहीं चाहिए गैस को, गैस धीरे धीरे खोलना चाहिए, ठीक है। और एक मीथेन गैस बता दिया। मीथेन गैस के अलावा एक गैस और बता देता हूँ।
इथिलीन गैस के उपयोग लिखिए। इथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। इसका उपयोग एथिल अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग विषैली गैस बनाने में भी करते हैं। निश्चेतक के रूप में, मतलब निश्चेतक का मतलब ये होता है बेहोश करने के लिए। धातुओं को जोड़ने व काटने में उपयोग किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो इथिलीन गैस, मीथेन गैस का उपयोग और भौतिक गुण याद रखना है आपको। दूसरा गोबर गैस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये तो क्वेश्चन बता दिए। बाकी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसको भी थोड़ा एक बार देख जाना, मैं बता देता हूँ आपको। ये देख लेना आप लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी थोड़ा सा देख लेना, इसकी विशेषताएं, क्योंकि संतृप्त असंतृप्त एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए याद रखें। अंतर भी थोड़ा सा इसी से ही है रिलेटेड। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। संतृप्त में याद रखना एकल बंध पाया जाता है। अंतर अगर पूछे तो है अस्थायी होते हैं, उसमें लिखना स्थायी होते हैं। ये अधिक क्रियाशील होते हैं, वो कम क्रियाशील होते हैं। है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं, वो भी यही इसी प्रकार होते हैं। 3 नंबर में पूछा जा रहा है, देखिए जस्ट इसका उल्टा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त याद है यानी संतृप्त भी याद है, बस जस्ट उल्टा करना है। आप देख लीजिए, मैंने बता दिया है। इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं है, वो मैंने बता दिया, आप लोग उसको ही याद रखें, है ना। गोबर गैस से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, और इथिलीन और मीथेन जो गैस है उसके उपयोग जरूर विशेषकर याद रखें आप लोग। ये चैप्टर से 2 नंबर का आ रहा है, ध्यान रखें। डेफिनेशन भी आपको याद रखना है और किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां को समझाइए। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, दोनों ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों का धीमी गति से सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन होना ही किण्वन कहलाता है, और यह धीमी होती है, सही बात है। अनुकूल परिस्थितियों को समझाइए। ताप, किण्वन के लिए अनुकूल तापमान 25 से 30 डिग्री, ये तो ओटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और विलयन की प्रकृति, किण्वन के लिए विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होनी चाहिए, मतलब पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखना है अपन को, अनुकूल परिस्थितियाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, किण्वन के लिए किण्वन के उपयोग लिखिए, अथवा किण्वन का कृषि में क्या महत्व है, या किण्वन के लाभ पूछ ले। एक ही है इसका मतलब, लाभ, उपयोग और महत्व, ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो किण्वन का लाभ, महत्व, उपयोग कुछ भी पूछे तो आपको जवाब देना है। फलों के रस से अल्कोहलीय पेय पदार्थ बनाने में, ब्रेड, इडली, डोसा आदि बनाने में, पनीर, चमड़ा उद्योग में किण्वन का महत्वपूर्ण योगदान है, और एथिल अल्कोहल से सिरका बनाने में या दूध से दही बनाने में, ये भी आप लिख सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, इसको देख के जाएं आप लोग, अच्छी प्रकार से पढ़ के जाएं इसको। तो नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल के उपयोग। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के दोनों के उपयोग आपको याद ही होना चाहिए। इसका उपयोग अल्कोहल को विकृत करने के लिए किया जाता है, मतलब जो दारू होती है उसको, क्योंकि ये जहरीला होता है इसलिए उसमें डाल दो तो वो खराब हो जाएगी। इसका उपयोग मोटर्स में प्रयुक्त होने वाली एंटी फ्रीज बनाने में करते हैं। रंग, औषधि, गंध, इनके निर्माण में किया जाता है। अल्कोहल व पेट्रोल का मिश्रण इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो मेथिल अल्कोहल के ये उपयोग हैं, ध्यान रखना है आपको ये भी। साथ में एथिल अल्कोहल की भी देख लीजिए उपयोगी। शराब तथा अल्कोहल या पेय पदार्थ बनाने में, औषधि बनाने में किया जाता है, जीव विज्ञान संबंधी नमूनों को सुरक्षित रखने में, और पेंट वार्निश तथा रंग बनाने में, ठीक है ना। चलिए इतना ही काफ़ी है इसमें, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 2020 में पूछ लिया गया था, इसलिए देख लेना एक बार यूरिया का बायो रेट परीक्षण, बाकी पूछे अब की बार कोई ज़रूरी नहीं है, पहले एक बार पूछा था बायो रेट परीक्षण क्या है, तो इसको एक बार थोड़ा देख के जाना बस। 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 है जैव रसायन, है ना। तो ध्यान रखें, इसमें तो कुछ भी नहीं है, यदि आपने पशुपालन अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले चैप्टर में इसी प्रकार था आपका, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए, देखिए अपने पशुपालन में भी था, विभिन्न कार्यों के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखना, शरीर का प्रमुख अंग है, शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का जैसे अपन को याद है, तो प्रोटीन का भी कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है, अमीनो अम्ल का राजा है, जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, शरीर को, मतलब कुल मिला के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं। अच्छा हाँ, वसा को लिपिड्स भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। किसी का कार्य या महत्व जरूर एग्जाम में मिलने वाला है आपको 100%। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन लिखे आओगे काम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे पशुपालन में आपको बताया था ना, वैसे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ साइंस से बता रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए आप लोग, लिपिड्स या वसा एक ही चीज़ है, किसी का भी कार्य पूछ ले, भूख लगने नहीं देता, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, या विटामिन ए डी को घोलता है, मतलब घुलनशील, शरीर के कोमल अंगों, त्वचा, किडनी, लीवर आदि, है ना। तो कहने का मतलब समझिए आप लोग, लिपिड्स चाहे कहो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, किसी का भी पूछ ले आपसे, आपको इसी प्रकार से 2 लाइन लिखना है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, ऊर्जा प्रदान करता, हो गया काम, ठीक है ना। इनमें से जरूर पूछेगा एक, ध्यान रखें आप लोग।
साथ में इस पे भी फोकस करके ही जाना है आपको। जैव रसायन का महत्व, जैव अणुओं की संरचना क्रिया को विधि को अध्ययन किया जाता है। नई औषधियों का आविष्कार करने में जैव रसायन अति उपयोगी सिद्ध हुई है। तो इसको थोड़ा देख के जाना 2 नंबर में। बाकी वैसे जहाँ तक है मेरा जो अनुभव कहता है कि आप लोग प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनको थोड़ा सा देख जाना, आपका काम हो जाएगा। साथ में देखो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार अगर पूछे ग्लूकोज या फ्रक्टोज तो वही है कार्बोहाइड्रेट के, सेम टू सेम लिखे आएंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जो कह रहा हूँ उसको याद रखें आप लोग। इस चैप्टर में आपको याद रखना है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, तो अंतरों पर विशेष फोकस रखो। अंतर 100%, चाहे बाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण में अंतर हो, है ना, आगे भी अंतर बता रहा हूँ मैं, वो अंतर रट लेना इस चैप्टर में से। अंतर 100% 5 नंबर में अंतर पूछा जाना है एग्जाम में। ठीक है ना, और फिर भी अगर 4 अंतर हैं, 4 अंतर भी याद नहीं होते हैं तो मैं क्या करूँ आपसे। बाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है, बाष्पीकरण भौतिक क्रिया। सिर्फ इसमें कन्फ्यूजन होता है और कुछ नहीं है कि अंतर का कौन से में कोई दूसरा अंतर मत लिखे आना बस। इसमें विभिन्न दाब उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई दाब उत्पन्न नहीं होता है क्रिया रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है, क्रिया अनियंत्रित होती है। इस क्रिया में जीवित पौधों की सतह से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जबकि इस क्रिया में खुली सतह से जल ऊपर उड़ जाता है। इस क्रिया में रंध्रों की आवश्यकता होती है, इस क्रिया में रंध्रों की आवश्यकता नहीं होती। देखिए अंतर तो आप लोग रट लीजिए, बता रहा हूँ मैं। एक और अंतर देख लीजिए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। इसी चैप्टर का 5 नंबर में पूछा जाना, बार बार कह रहा हूँ भैया। यह क्रिया पौधों को हरी कोशिकाओं में होती है, जबकि यह क्रिया जंतु की सभी कोशिकाओं में होती है, श्वसन क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में CO2 कोशिकाओं के अंदर पहुंचती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो अंदर ली जाती है, CO2 बाहर निकलती है। यह क्रिया प्रकाश की क्रिया है, यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, क्रिया प्रकाश के अंधकार दोनों में ही होती है, प्रकाश हो चाहे अंधकार। क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जीवद्रव्य में क्रिया होती है। ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग। एक और अंतर बता रहा हूं मैं आपको, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। ऑक्सीश्वसन एवं अनऑक्सीश्वसन में अंतर याद रखिएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अनुपस्थिति में होती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का द्वारा CO2H2 उत्पन्न होते हैं। इसमें ऑक्सीकरण से क्या होता है, लैक्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल निकलते हैं या उत्पन्न होते हैं। 38 ATP ऊर्जा, 2 ATP ऊर्जा। और इसका एक और 2 पॉइंट और है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2 पॉइंट और है, इनको भी देख लीजिए, 5 नंबर में 5 पॉइंट होना जरूरी है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम ऊर्जा। यह क्रिया जीवन भर होती है, क्रिया अधिक समय तक नहीं होती है। ठीक है ना, ये याद रखें भैया। साथ में एक ओरल और बता रहा हूँ मैं आपको, ओरल क्वेश्चन ये तो सामने आ गया, पादपकार की किसे कहते हैं, इसका मैथ देखे तो देख लेना। बाकी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सा वाला, परासरण और विसरण में अंतर। मतलब 4 अंतर मैं आपको बता रहा हूँ, 4 अंतर में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। अंतर जरूर रट के जाएं भैया सब लोग, बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर में नहीं फिर कहेंगे सर ने बताया ही नहीं हमें। तो इस चैप्टर पे आ जाइए, कुलों के अध्ययन पर। तो बच्चों यह चैप्टर तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है अथवा में इस चैप्टर से, यानी 4 प्रश्न बनेंगे। तो मैं 4 प्रश्न का मतलब ये है मेरा कहना कि इस चैप्टर से आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन सा नहीं, इसमें क्लियर नहीं होता इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से याद करके जाएँ और पूरा याद करके जाएँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। मालवेसी कुल के पौधों का नाम, वनस्पति का नाम आपको याद रखना है ना। कपास, गोसिपियम इंडिका। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और याद रखना है अपन को, जैसे आप लोग बॉटनिकल नेम लिखें तो अंडरलाइन जरूर करें दोनों को अलग अलग। जैसे भिंडी है, भिंडी का इवेस्किस स्क्यूलेंटस, गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हॉलीहोक का एल्थिया रोजिया। तो इसमें एक बात का याद रखना है अपन को। अब जैसे आर्थिक महत्व है, तो आर्थिक महत्व का मतलब क्या होता है कि जैसे मालवेसी कुल में जो भी पौधे आते हैं वो क्या काम आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि भिंडी के फल से सैमल के पुष्कल का सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। कपास के रेशे पर सूती वस्त्र बनाते हैं, है ना। औषधि के यूनियन रेपेंडाइल छाल से निकाला हुआ रस हाइड्रोफोबिया में काम आता है। तो मतलब आर्थिक महत्व का मतलब समझ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे कि जो पौधे जिस कुल में आ रहे हैं वो क्या काम आते हैं, उसका मतलब होता है आर्थिक महत्व। लक्षण, अगर आपको मालवेसी कुल के लक्षण याद है ना, तो चाहे क्रूसीफेरी और सोलनेसी के लगभग एक जैसे ही हैं, एक के याद कर लीजिए काम हो जाएगा। जड़ मूसला एवं साकेत होती है, तना ठोस बेलनाकार सीधा होता है, पुष्प द्विलिंगी होता है, पत्तियों में जल का व शिराविन्यास पाया जाता है। और लास्ट ईयर तो एक लफड़ा कर दिया था, पता है क्या क्या लफड़ा किया था कि उन्होंने क्या बता दिया है कि पुष्प चित्र एवं पुष्प सूत्र लिखिए। ये तो किसी को ही याद नहीं थे, तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो गए। तो अथवा में भी वही दे दिया, तो 3 नंबर चले गए थे बच्चों के। इसलिए उस पर भी थोड़ा सा आप देख के जाएँ चित्र और पुष्प सूत्र को।
सोलनेसी कुल के पौधों का नाम, वनस्पति नाम, ये तो याद करना पड़ेंगे भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चैप्टर का। ये नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा लगता है सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन आप लोग जो है देख कर ही जाएं। बाकी तरीका मैंने बता दिया, लक्षण सभी के सेम हो, जैसे मालवेसी कुल बताई है मैंने आपको। ये आप लोग ये लाइन जो लिख रही है ना, ये लाइन, ये अलोंग आप लोग चारों लाइन जो है ना क्रूसीफेरी कुल में, सोलनेसी कुल में लिख सकते हो, ग्रेमनी को छोड़ के। ग्रेमनी का क्योंकि लक्षण अलग होते हैं, अगर किसी पूछें दे देना। जब ग्रेमनी का मैं बता देता हूँ, देख लीजिए ग्रेमनी के थोड़े अलग हैं। तो इसकी जड़ अपस्थानिक होती है, तने में पर्व एवं पर्वसंध्या गांठें पाई जाती हैं, पत्तियां समांतर सिरा विन्यास, पुंग के सर 3 स्वतंत्र होते हैं, एक बीज पत्री होता है। इस चैप्टर का मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस चैप्टर का तो पूरा याद करके जाए आप लोग, कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी बता दिया है मैंने, देख लीजिए ग्रेमनी कुल के पौधे हैं, बॉटनिकल नेम जरूर पूछे जाते हैं, लक्षण आर्थिक में तीनों क्वेश्चन टाइप के बन रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। टेट्रिकम एस्टिवम, धान का ओराइया सटाइवा, मक्का का जिया मेज। अंडरलाइन का विशेष अंडरलाइन करके आए भैया, नहीं तो गलत हो जाएंगे, वो बॉटनिकल नेम लिख के आएंगे तो आप लोग, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है चैप्टर में, देखो क्रूसीफेरी कुल में कौन से पौधे आते हैं, क्या महत्व है, क्या क्या बना है, बस सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के जाए अकेले, और कुछ नहीं। ध्यान रखिए, पादप प्रजनन किसे कहते हैं, पादप प्रजनन का महत्व, दोनों ही क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, पूछे जाने वाले प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखें। पादप प्रजनन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा पौधों को गुणों में सुधार करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। महत्व देख लीजिए, पादप प्रजनन का महत्व, उद्देश्य लगभग एक जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। जैसे अधिक उपज देने वाली जातियाँ तैयार हो जाती हैं, यहाँ जाती हैं वर्ड, अगर उद्देश्य पूछ ले 1% तो आप लोग क्या करोगे, अधिक उपज देने वाली जातियाँ तैयार करने के लिए, रोग रोधी कीट रोधी जाति तैयार हो जाती हैं, तैयार करने के लिए, शीघ्र पकने वाली जाति तैयार करना, पौधों में नए क्षेत्र के अनुकूल विकसितता करना, बस इतना होना, इन्हें ये उद्देश्य और महत्व लगभग एक जैसा होता है, इसमें जाता है जाति जाते आ जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान रखें आप लोग। और ये अनुवांशिकी का महत्व भी आप लोगों को याद रखना है। अनुवांशिकी का कोई महत्व लिखिए तो पशु की नस्ल सुधारने में अनुवांशिकी का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य अगर पूछे तो वैसे ही कर देना, सिर्फ किया जाता है ता करना ना लगा देना पीछे, और कुछ नहीं है, लिए लगा देना। अनुवांशिकी के द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जाता है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो अगर उद्देश्य पूछे तो, अनुवांशिकी के द्वारा फसलों के गुणों में सुधार करना, इसके द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया जाता है, इसके द्वारा फसलों के गुणों में सुधार किया, ठीक है ना। पूछे 2 नंबर में पूछ रहा है, पहले इसको जो है ना 4 नंबर में पूछता था, इसलिए सब समझ में आता था, लेकिन 2 नंबर में पूछता है ना, क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा अनुमान लगाना गलत हो जाता है, इसलिए फिर भी आप लोग याद रखिए, जो बता रहा हूँ उनको याद कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। और देखें, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। पौधा 1 वर्षीय शाक है, इसलिए कम समय में तैयार हो जाता है, इसलिए मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, स्वपरागित होने के कारण अपने गुणों में सही व्यक्त करता है, इसलिए मटर के पुष्पों में सफलतापूर्वक परागण कृत्रिम साधनों द्वारा किया जाता है, इसलिए मटर के पौधों में विभिन्न लक्षणों के विरोधी रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए। तो मेंडल के पौधे क्यों चुना, और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ आपको, ये वाला मेंडल की सफलता के कारण, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको जो कि बेहतरीन, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये चारों बता दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मेंडल की सफलता के 2 कारण, मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण वंशागति का अध्ययन किया, मेंडल ने अपने प्रयोग में ऐसे पौधे को चुना जो आनुवंशिक रूप से क्या था, शुद्ध था, और मेंडल ने अपने प्रयोग में F2 F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया, इसलिए मेंडल को सफलता मिली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उन तीनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें आप लोग। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैं आपको बताऊँ, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं यार, कहाँ तक याद करोगे। बाकी वो 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिए। बाकी देख तो इनको भी जाना, मैं कहूँ कि संकरण क्या होता है, अनुमानसिक अभियांत्रिकी है, अब देखने की क्या है, देख तो जाओ आप लोग, ठीक है। बाकी वो बता दिया, उसको याद रखें आप लोग, ठीक है। इससे ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, वहीं से आएगा तो, और नहीं आएगा तो फिर कहीं से नहीं आएगा, भगवान जाने फिर क्या ही देगा, जो दे जो भी कुछ है ना। बाकी 4 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट बता दिए आपको। इस चैप्टर की बात करें यदि हम लोग सांख्यिकी की, तो ये चैप्टर बच्चों, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखें आप लोग, यानी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़े में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखें। हैं आंकड़े शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े शोधकर्ता द्वारा एकत्रित नहीं किए जाते हैं। हैं आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं, प्रासंगिक होते हैं, इन्हें प्रयोग करने में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। तीसरा, इन्हें एकत्रित करने में समय धन अधिक लगता है, इसमें कम लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको। वर्गीकरण देख लीजिए, वर्गीकरण की अधिक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, और लाभ या महत्व, क्योंकि 3 नंबर में पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, और वर्गीकरण डेफिनेशन पूछेगा तो ये 2 नंबर में पूछेगा, इसलिए याद रखें, क्योंकि 3 नंबर में पूछा जा रहा है और 2 नंबर में।
वर्गीकरण क्या है? आंकड़ों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके उनसे संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जाते हैं और वर्गीकरण कहलाता है। लाभ या महत्व देख लीजिए। देखिए, लाभ महत्व उपयोग एक ही चीज़ होता है, मैं बात बता चुका हूँ आपको, लाखों बार बता चुका हूँ। और गुण विशेषताएं एक ही चीज़ होता है। तो ऐसा ना हो आप एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए कि सर ने तो बताया ही नहीं, ये लाभ कहाँ से आ गए, तो महत्व है। तो लाभ महत्व का मतलब एक ही, उपयोग भी एक ही है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। विशेषकर याद रखना है बच्चों वर्गीकरण का लाभ या महत्व को। आगे मैं सारणीयन के बारे में और बता दूं। आंकड़ों का सारणीयन करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारणी एक संक्षिप्त, स्पष्ट एवं पूर्ण शीर्षक होना चाहिए। सारणी की रचना कागज के अनुरूप होना चाहिए। तुलनात्मक आंकड़ों को साथ साथ रखना चाहिए। किसी विशेष तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सारणी के नीचे नोट लिखा होना चाहिए। और सारणी के नीचे आंकड़ों के स्रोत का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। जब हम सारणी बनाते हैं तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में यह पूछा जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। सांख्यिकी के कार्य भी देख लीजिए बच्चों, क्या कार्य है सांख्यिकी के? आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करने में इसका उपयोग किया जाता है। विज्ञान द्वारा प्रतिपादित नियम एवं सिद्धांतों की परख करने में। आंकड़ों को संख्या के रूप में प्रकट करती है सांख्यिकी। जटिलता को सरल बनाती है सांख्यिकी। आंकड़ों को आपसी संबंध बिठाने में सहायक होती है सांख्यिकी। ठीक है, 4 क्वेश्चन बता दिए इस चैप्टर से, 2 और देखिए अभी तो। सारणीयन किसे कहते हैं? सारणीयन के उद्देश्य लिखिए, ये भी याद रखें आप लोग, क्योंकि देखो इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 4 हैं, शुरुआत के बता चुका हूँ, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं और 4 बता चुका हूँ मैं आप लोग। इसका तो क्योंकि रिस्क लेते नहीं है, अपन को पता है कि एक दो भले एक्स्ट्रा पढ़ लो लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए, ये उद्देश्य रहता है मेरा हमेशा। ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखना और सारणीयन के उद्देश्य आप लोग याद रखना। ठीक है, बाकी सांख्यिकी की डेफिनेशन और सांख्यिकी का महत्व ये तो जनरली सबको याद रहता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समांतर माध्य के गुण या विशेषता। विशेष याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। इसकी गणना सरल है, इसमें दिए गए पद व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती, इसका सरलता से समझा सकता है, ज्ञात करने समस्त आंकड़ों का प्रयोग होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक तो थ्योरी आ सकती है इसमें, समांतर माध्य के दोष या गुण ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक सवाल जो है इससे पूछा जाना है, आपको बता चुका हूँ, समांतर माध्य का बहुलक। तो सवाल बता देता हूँ आपको, देखिए ये निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य गणना बहुलक माध्य का, तो बहुलक माध्य का तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है पूरे उसमें, लेकिन समांतर माध्य यदि आ जाए तो 4 नंबर आपके कटना नहीं चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। या माध्य का बहुलक किसी भी गुण दोष आ जाए तो वो नहीं होना चाहिए, अथवा में आपका थ्योरी का आएगा और आपका कैलकुलेशन करने के लिए आएगा मेन क्वेश्चन, ध्यान रखें। तो ध्यान रखें, या तो अथवा में पूछ ले इसको, मेन क्वेश्चन जो भी पूछ ले अपन को तो करने से मतलब है। इस प्रकार से लिखाएगा, इस प्रकार से सारणी बनाई, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, अपन को ऐसे लिख लेना है, CI और F को। X कैसे निकालेंगे? 10 का आधा 5 किया, 10 और 20 30 का आधा 15 किया, है ना। इनका आधा करना है अपन को इधर, देखो ये x निकाल लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको x निकालने में। और फिर x निकालने के बाद fx कैसे निकालोगे? इनका गुणा कर दोगे, f इंटू एक्स का, 5 दम 25, 15 दूनी 30, 25 सत्ते 175, इस प्रकार से आप ये निकाल लोगे। निकालने के बाद ये गुणा किया आपने, ये f का टोटल करना है अपन को, f का टोटल, और ये इसका टोटल करना है। टोटल करके बस आपको ये सूत्र लगा देना है समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर सिग्मा f बटा सिग्मा f, और जो इसका टोटल आया इससे भाग दिया, और ये आपका ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। समांतर माध्य आ जाए तो बिल्कुल सही है, माध्य का बहुलक आ जाए तो बस हमारी भैंस गई पानी में, क्योंकि उसके सवाल जो है बताए ही नहीं गए हैं। ठीक है ना, वैसे भगवान से प्रार्थना करेंगे समांतर माध्य ही आ जाए। दूसरा, आपकी थ्योरी में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप लोग कर देंगे सही, क्योंकि थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, पूरी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, और भी कहीं किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, पूरा आपके बता दिए। IMP जो आना है एग्जाम में, इनको रट लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। और अब बताइए आगे हम लोग 18 तारीख के बाद ही डालेंगे आप क्रॉप प्रोडक्शन का, इससे पहले कोई कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर फसल उत्पादन का डाल दीजिए, क्योंकि बाद में डालेंगे, जब तक 18 तक आप पढ़िएगा एलिमेंट ऑफ साइंस को। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी वीडियो समाप्त होता है, किसी को कोई डाउट हो तो पर्सनल पूछ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।